दोस्तों, मैं पूर्णिमा भटनागर अपने चैनल गुलिस्तान कहानियों का मैं आज फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। बेरहम ज़िंदगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही कमेंट भी ज़रूर करें। तो पेश है कहानी बेरहम ज़िंदगी। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। आजकल नीना जी घर में 2 महीने बाद होने वाली शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। कुछ देर पहले उनकी पड़ोसन और अंतरंग सहेली मिसेस चारू शर्मा आई थी और मेहमानों की लिस्ट बनाकर चली गई थी। शादी की एक अलग ही रौनक घर को जीवंत कर देती है। कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर नीना जी किचन में आ गई। टीवी पर गुजरात में नमक बनाने वालों के बारे में कोई प्रोग्राम चल रहा था। नीना जी किचन का काम निपटाकर अंशुल के पास आकर बैठ गई। गुजरात के कच्छ के इलाके में नमक बनाने वाले लोग किन हालातों में नमक बनाते हैं दिखाया जा रहा था। एक मजदूर की लाश जलाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि नमक का काम करते करते उनके पैरों की चमड़ी इतनी सख्त हो जाती है कि मरने के बाद भी उनके पैर आग में नहीं जलते हैं। नीना जी ने चैनल बदलना चाहा, मगर अंशुल ने हाथ से इशारा किया ना बदलने के लिए। बेटे के दिमागी रूप से कमज़ोर होने के बावजूद बेटे की भाव भंगिमा से वो सब समझ जाती थी। नीना जी नहीं चाहती थी कि अंशुल के कोमल और कमज़ोर दिल और दिमाग पर इन दुखद घटनाओं का कोई असर हो। कुछ लोगों का जीवन यातनाओं और विडंबनाओं से भरा होता है और मौत ही उनके लिए निजात होती है। नीना जी का बड़ा बेटा आयुष सेना में कैप्टन है। इस समय कश्मीर में पोस्टेड है। 2 महीने बाद आयुष का विवाह होने वाला है नमिता से। नमिता का अपना एनजीओ है जो बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है। नमिता के पिता भी आर्मी में कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। आज सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। नीना जी ने अंशुल के पैरों को रजाई से ढक दिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। उनको याद आता था नमिता का ये वाक्य, ऐसे बच्चे देवदूत होते हैं, माँ बाप को उनको भार नहीं समझना चाहिए। नीना जी को लगता था नमिता जैसी संवेदनशील और सुलझी हुई बहू का उनके घर में आना ईश्वर का एक वरदान है। जब भी घर आती अंशुल को खासा वक्त दिया करती थी, उससे बातें करती थी और नीना जी से भी कहती थी, आप भी बातें किया करें अंशुल से, वो समझने की कोशिश करता है। उनकी अंतरंग दोस्त चारू शर्मा उनकी पड़ोसी थी और किन्हीं बाबा जी को बहुत मानती थी। चारू जी कहा करती थी, बाबा जी कहते हैं परिवार में होने वाली हर मुसीबतें और बलाएं ये बच्चे अपने सर पर ले लेते हैं और परिवार के लिए शुभ होते हैं। नीना जी को पश्चाताप होता था जब वो पहले पहल परेशान हो जाती थी और सोचती थी कि ऐसे बच्चे की मृत्यु ही उसकी मुक्ति है। अचानक खिड़की से आते हुए तेज शोर ने नीना जी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गंगा उनकी मेट भागकर गेट पर पहुंची और थोड़ी देर बाद आकर उसने बताया, ये गुप्ता जी किसी फूड डिलीवरी वाले लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिए हैं। मोहल्ले वालों ने जब बीच बचाव किया तब जाकर कहीं उसको छोड़ा है। वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसका सर लोहे के गेट से टकरा गया था, उसको अस्पताल ले जाया गया है। मगर ऐसा क्या किया था उसने? डिलीवरी देर से लाया था। वो बेचारा वजह बता रहा था कि एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जाम था। इतने में गुप्ता जी ने उसको ये कहकर जुबान लड़ा रहा है, बस उसको मारना शुरू कर दिया। गुप्ता जी उनके पड़ोसी और बेहद गुस्सैल आदमी। इतने संपन्न लोग भी क्यों अपने अंदर इतना गुस्सा रखते हैं? करोड़ों के मालिक। कुछ लोगों में पैसे की गर्मी उनके दिमाग में चढ़ जाती है। उनको लगता है वो हुकूमत करने के लिए ही बने हैं। आए दिन गुप्ता जी इन गरीब लोगों पर अपना रौब जमाते रहते थे। पड़ोसी थे मगर नीना जी उनसे कोई मतलब नहीं रखती थी। सुबह सुबह गुप्ता जी जैसे लोग झगड़ा करके पूरा दिन खराब करते हैं।
थोड़ी देर बाद डोर बेल बजती है। गंगा दरवाजा खोलने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद आकर नीना जी से कहती है, कोई 4-5 साहब आए हैं और आपसे मिलने को कह रहे हैं अर्जेंट है। नीना जी का दिल किसी बुरी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। अचानक उनके मुंह से निकला, हे भगवान, आयुष ठीक हो। नीना जी ने गंगा से उनको ड्राइंग रूम में बिठाने को कहा। थोड़ा अपने को संयत करके वो कमरे में दाखिल हुई। वो लोग उनको देखकर सम्मान में खड़े हो गए। अभिवादन के बाद उनमें से एक ने कहना शुरू किया, मैम, हम भारतीय सेना का मैसेज लेकर आए हैं। कल रात पुंछ में एक आतंकी हमला हुआ है हमारी फौज की गाड़ी पर। फिर थोड़ा रुककर कहा, आपके बेटे आयुष पुंछ में लापता है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है उनका पता लगाने के लिए। आप धीरज रखें। वही हुआ जिस खबर का अंदेशा था नीना जी को। वो कुछ देर चुप रही। उन्हें याद आया, आयुष कहता है एक आर्मी ऑफिसर की माँ को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हिम्मत करके नीना जी ने पूछा, कोई कैजुअल्टी? झिझकते हुए उनमें से एक ने कहा, हमारे 10 लोग थे, 8 बॉडीज मिल गई हैं। एक चुप्पी वातावरण में पसर गई। ऑफिसर भी असमंजस में थे कि एक महिला को वो कैसे संभालेंगे। तभी गेट पर एक गाड़ी आई और एक पुरुष और एक लड़की ने प्रवेश किया। ये लड़की नमिता थी, जो आयुष की मंगेतर थी और अपने पिता कर्नल रंजीत सिंह के साथ आई थी। वो लोग इसी शहर में रहते थे। नमिता थोड़ी घबराई हुई थी और आते ही नीना जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गई। हमने सुबह की खबरों में सुना था इस हमले के बारे में। जब आयुष का नाम सुना तो यहाँ चले आए, शायद कोई अपडेट मिले। क्या कुछ पता चला है? कर्नल साहब ने पूछा। उन लोगों ने वही बात दोहरा दी। कर्नल साहब ने उनके फ़ोन नंबर्स लिए। उन लोगों ने भी अपडेट देते रहने का वादा किया और चले गए। जब पड़ोस में ये खबर पहुंची तो पड़ोस के लोग भी आने लगे और चारू जी, जो नीना जी की दोस्त थीं, उनके पास आकर उन्हें तसल्ली देने लगी। सब ठीक हो जाएगा, हमारा आयुष जल्द आ जाएगा, आप भगवान पर विश्वास रखें। नमिता और चारू अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे उनको हौसला देने की। नीना जी का जीवन पहले भी ऐसे दर्दनाक मोड़ से गुजर चुका था। ऐसे कितने ही मोड़ जीवन में आते हैं, कितने ही क्षण जो जिंदगी की पूरी तस्वीर बदल देते हैं, दिल और दिमाग को हिलाकर चले जाते हैं। दिल की धड़कन जवाब देने लगती है और दिमाग सोचना बंद कर देता है। नीना जी आज एक बार फिर समय के इस सर्पदंश को महसूस कर रही थी। ये क्षण उनके जीवन में क्यों लौट लौट कर आते हैं? क्या अभी भी नियति को सब्र नहीं आया था उनके साथ ये खेल खेलते हुए? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। वो दर्दनाक हादसा एक बार फिर जीवित हो उठा उनके जहन में जब उन्होंने एक्सीडेंट में अपने पति मोहन जी को खो दिया था। एक फ्लैशबैक शुरू होता है और नीना जी उस दौर को एक बार फिर जीने लगती हैं। किराए के घर में रहते हुए नीना जी को शिकायत रहती, अपने घर में पता नहीं कब रहना होगा जो हमने इतने मन से बनाया है। उनके पति मोहन जी कहते, रिटायरमेंट के बाद रहेंगे। तब नीना जी कहती, सारा जीवन बिताकर मकान का सुख भोगा तो क्या भोगा? मोहन जी कहते, अब क्या किया जाए, शादी तुमने ऐसे बंदे से की है जो हर 3 साल बाद एक दूसरे शहर में भेज दिया जाता है। बंजारे के साथ रहने की आदत डाल लो। किराएदार मकान को किराएदार की नज़र से ही देखता है। उसको भी शायद एक घर की चाह होती है, चाहे वो घर यथार्थ में ना होकर कल्पना में ही हो। मगर अपने किराए के मकान को भी नीना जी ने खूब सजा रखा था, जैसे ये उनका अपना घर हो। उनका घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता था और लोग उनके घर और उनकी सुघड़ता का उदाहरण देते थे। घर देखना हो तो नीना जी का घर देखो। नीना जी को घर सजाने का कितना शौक था। कमरों की दीवारों से लेकर बाग बगीचे सभी उनकी कलात्मक रुचियों का परिचय देते थे। खुद के हाथों से बनी पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ
दीवारों को कितना सजीव बना देती हैं। कलाकार व्यक्तित्व रखने वाले के घर का कोना कोना उसकी अद्भुत कलात्मक अभिरुचियों का परिचायक होता है। कुछ दिन बाद मोहन जी की पोस्टिंग उस शहर में हो गई जो मात्र 100 किलोमीटर दूर था, जहां उन्होंने घर बनाया था। नीना जी ने कहा, काश विभाग आपका ट्रांसफ़र हमारे शहर में कर देता, अपने घर में रहने का सुख मिल जाता। फिर भी दोनों छुट्टी में चले जाते थे। पहले तो किराएदार रहे, मगर मकान को किराएदार ने कभी घर नहीं समझा, लिहाजा मकान की हालत ख़राब होने लगी। तब नीना जी ने कहा, अब हम किराए पर मकान नहीं देंगे। नीना जी को बाग और फूलों का बहुत शौक था। वो जब अपना घर देखने आती तब माली को बुलाकर हिदायत देती। मोहन जी कहते, अरे ये हमारा मकान है, घर नहीं। घर तब बनेगा जब हम यहाँ आकर रहेंगे, तब अपना फूलों और पेड़ों का शौक पूरा कर लेना। माली से इतनी उम्मीद मत रखो। हर शख्स जिंदगी का एक नक्शा बनाकर चलता है, मगर कर्मों की दिशा उस नक्शे में फेर बदल करती रहती है। कर्म, ये भी एक अजीब और अनसुलझा फलसफा है। कर्मों का गणित समझना क्या इतना आसान है? ये घर कब बिखर जाता है, घर घर रहेगा या नहीं, ये फैसला कोई और ही करता है। जैसे ताश के पत्तों से बना घर बिखर जाता है, कभी कभी वक्त की आंधी भी यही खेल खेलती है। शायद बहुत आंतरिक रूप से मजबूत लोगों को ही चुना जाता है इस खेल को खेलने के लिए। वो कयामत का दिन। नीना जी और मोहन जी कार से अपने शहर, अपने घर को देखने के लिए गए हुए थे। छुट्टी का दिन था। नीना जी गर्भवती थीं। आयुष को आया के पास छोड़ दिया था क्योंकि शाम को लौटना था। लौटते समय उनकी कार एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। एक पल में सारा परिदृश्य बदल गया, सब बिखर गया। मोहन जी की मृत्यु हो गई। नीना जी के गुम चोट आई थी। मोहन जी की मृत्यु के बाद नीना जी ने किसी तरह संभाला खुद को, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर उन्हें हिम्मत रखनी थी। मगर भाग्य का एक और पलटवार। अंशु जब पैदा हुआ तो दिमागी रूप से कमज़ोर था। ये कैसा इम्तिहान लिया जा रहा था और कौन ले रहा था? इस दूसरे बच्चे के लिए वो मानसिक रूप से कभी तैयार नहीं थी। ये इसी का परिणाम था शायद। लेकिन मोहन जी की क्यों इच्छा हुई इस दूसरे बच्चे की, और वो भी इतने सालों बाद? बड़े बेटे आयुष और छोटे बेटे अंशुल में 10 साल का अंतर था। ये दोहरी जिम्मेदारी नीना जी को ही उठानी थी क्या? नीना जी सोचती थी, काश ये बच्चा मोहन जी के साथ ही दुनिया से चला जाता। मगर जीवन की ज़रूरत किसको होती है और किसको नहीं, ये निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? पति की मृत्यु के बाद उनके ऑफिस में काम करते हुए नीना जी ने दोनों बच्चों को बड़ा किया। उनके अनुरोध पर विभाग ने उसी शहर में उनको पोस्टिंग दे दी जहां वो अपने उस घर में पति के साथ रहना चाहती थी। मगर इस बार वो घर महज मकान था, ईंट पत्थर का घर नहीं, जैसे जिस्म हो मगर रूह ने साथ छोड़ दिया हो। अब नीना जी वर्तमान में लौट आती हैं। आने वाली हर तेज आवाज से नीना जी का कलेजा कांपने लगता था। वो जी रही थी इस खबर के साथ कि आयुष कश्मीर में पुंछ सेक्टर में आतंकी हमले के दौरान लापता था। कुछ फौजियों की बॉडी मिल गई थी। शहर का हर बड़ा व्यक्ति, राजनेता, डीएम और समाज सेवक आ रहे थे और उनको दिलासा दे रहे थे। आखिर नीना जी एक आर्मी ऑफिसर की माँ थी। उनको एहसास कराया जा रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ है और वो हर संभव कोशिश कर रही है आयुष का पता लगाने के लिए। थोड़ी देर के लिए नीना जी को तसल्ली मिल जाती थी, वो उम्मीद से भर जाती थी। ये तसल्ली के 2 शब्द संजीवनी की तरह लगते हैं इस घड़ी में। नमिता, उनकी होने वाली बहू, उनके पास ही रहने लगी थी। इस समय दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। 2 दिन बीत गए थे।
नीना जी और नमिता दोनों एक दूसरे की आंखों में वीरानी देखती, एक दूसरे की डूबती उतरती दिल की धड़कन सुनती। लोग कहते हैं ईश्वर परीक्षा लेता है। क्या नीना जी जैसे लोगों को ही परीक्षा देनी पड़ती है? औरों के साथ तो ईश्वर का रवैया ये नहीं होता। लेकिन कोई कितना भी मजबूत हो, टूटता तो है ही। हाँ, संभलने में वक्त कम लगता है उनको। नमिता ने कहा, मम्मी आप अंशुल को लेकर चिंतित ना हो, उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। तो इसका मतलब नमिता भी मानने लगी है आयुष वापस नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या तुमने भी उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, मगर आपकी चिंता देख रही हूं, महसूस कर रही हूं। आखिर आप अंशुल की भी माँ हैं। सच कह रही हो, अंशुल की चिंता मुझे कमजोर बना देती है। उसकी फिक्र मुझे तोड़ रही है अंदर से। आयुष की जिंदगी चाहिए मुझे अंशुल के लिए। मैं तो तुम लोगों को भी कष्ट देना नहीं चाहती हूँ। भगवान से यही मांगती हूँ, मेरे मरने से पहले अंशुल को मुक्ति दे देना, वो किसी पर बोझ न बने। पता नहीं और कितनी परीक्षा लेगा ईश्वर। इतने बुरे कर्म किए हैं मैंने क्या? कितने सपने सजाए थे नीना जी ने। नमिता घर में बहू बनकर आएगी, घर में कुछ नए सपने आएंगे, नई खुशियों की आहट होगी। नमिता और अंशुल के बीच पनपते प्यार को देखकर उनको अपने वैवाहिक जीवन की यादें ताज़ा हो जाती थी। मन ही मन वो ईश्वर से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, इन बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, मेरी तरह इनको बिछोह का दुख न झेलना पड़े। नमिता बहुत सुलझी हुई और शांत। खासकर अंशुल के प्रति उसका संवेदनशील व्यवहार काबिले तारीफ था। क्यों एक पल में सब बिखर जाता है? क्यों भूल जाते हैं लोग ये पल तो जिंदगी में आएंगे ही। बिखराव उन लोगों की जिंदगी में ज्यादा तकलीफ देता है जो बड़े जतन और सलीके से हर चीज सहेजते हैं, नीना जी की तरह। फिर वो चाहे घर हो, रिश्ते हो, हर चीज जो ठीक अपनी जगह हो, मगर सब कुछ अपनी मर्जी से कहाँ होता है। नीना जी सोचती हैं इंसान खुद को कमजोर आंकता है, मगर जिंदगी जिस करवट बैठती है उसी तरफ इंसान भी अपने को ढाल लेता है। गंगा को अब घर जाने की जल्दी नहीं रहती थी। वो नीना जी के पास आकर बैठ जाती थी। आप क्यों चिंता करती हैं? हम दिन रात भगवान से आयुष भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। गंगा, मेरी नहीं सुने तो भगवान तेरी ही सुन ले। न जाने मैंने कितने पाप किए हैं। आपने कोई पाप नहीं किए हैं। आप कितना सोचती हैं हमारे लिए। आज पक्के मकान में रह रहे हैं तो आपकी वजह से। आप जैसे लोग गरीबों के लिए कितना सोचते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए कैसे नहीं सोचेगा? हमेशा ऐसा नहीं होता है गंगा। अपनी किस्मत में लिखे दुख हमें ही भोगने होते हैं, उनमें कोई सौदेबाजी नहीं होती है। फिर खुद से नीना जी पूछती हैं, अगर सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो फिर ये हिसाब पिछले जन्म में ही क्यों पूरा नहीं हो जाता है? नमिता जबरदस्ती खाना लेकर आती थी नीना जी के पास। नीना जी जानती थी अगर वो नहीं खाएंगी तो नमिता भी नहीं खाएगी। कितनी प्यारी लड़की है ये, कैसी किस्मत लिखवा कर लाई होगी ये लड़की। कहते हैं लड़की के भाग्य से ही घर में बरकत होती है, लड़के का भाग्य जगता है। पर इसका भाग्य? हर लड़की तो सावित्री नहीं हो सकती है। इस समय धैर्य की प्रतिमूर्ति बनी है नमिता। अंदर ही अंदर वो भी तो उसी मना स्थिति से गुजर रही होगी जिससे नीना जी गुजर रही हैं। मिसेस चारू आई। नीना, चलो चलते हैं बाबा जी के पास, तुम तैयार हो जाओ। चारू जी को एक बाबा पर बहुत विश्वास था। हाँ, चलती हूँ। पहले नीना जी सोचती थी कि कम पढ़े लिखे लोग या गांव के सीधे साधे लोग इन स्वामी जी और बाबाओं पर विश्वास करते हैं और ये बाबा लोग उनकी अज्ञानता का शोषण करते हैं। वो कभी किसी पंडित या
ज्योतिषी के पास नहीं गई थी। जो लोग जाया करते थे उनसे कहती थी, भविष्य को जानकर भविष्य के बारे में तो कोई उत्सुकता नहीं रहेगी। भविष्य को ना जानना ही भविष्य का सौंदर्य है। मगर आज वो खुद जा रही थी। आयुष नहीं रहेगा तो अंशुल का क्या होगा उनके जाने के बाद। इतना बेबस और मजबूर तो कभी नहीं महसूस किया था नीना जी ने अपने को। हादसों ने नीना जी को इतना तो सिखा दिया था, कम से कम उनके लिए जीवन का सफर आसान नहीं रहेगा, मगर इतना दुश्वार हो जाएगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बेटे के रूप में आयुष उनके जीवन में एक स्तंभ जैसा था, एक सहारा था। आयुष उनके पैरों के नीचे जमीन जैसा था। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। चारू शर्मा अपनी गाड़ी से नीना जी को ले जा रही थी। अचानक सड़क पर भीड़ दिखाई दी जिसने रास्ता रोक रखा था और चारों तरफ शोर बरपा था। इस समय नीना जी का दिल इस शोर को क्या, किसी भी शोर या तेज आवाज को झेलने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर तो वो बुत बनी बैठी रही। जब ज्यादा ही आवाजें आने लगी तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। ड्राइवर मालूम करने गया तो पता लगा कि एक सफाई कर्मी की सेप्टिक टैंक में उतरने से मौत हो गई है। उसके घरवाले और साथ काम करने वाले कर्मचारी ठेकेदार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। ठेकेदार ने उस मजदूर को टैंक में उतरने से पहले मास्क वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। आधे घंटे के बाद पुलिस आई और किसी तरह उनकी गाड़ी आगे बढ़ी। ज्यों ही गाड़ी आगे चली, साइड में रखी कीचड़ में सनी मजदूर की लाश पर नीना जी की नजर पड़ी। संवेदनाओं का एक ज्वार उमड़ आया नीना जी के अंदर। नीना जी ने ड्राइवर से पूछा, उसके परिवार का क्या होगा? उनकी कोई सुनवाई होगी? क्या सुनवाई होगी मैडम? ठेकेदार पुलिस को कुछ खिला देगा। रसूख वाले होते हैं ये लोग। थोड़ा बहुत पैसा मरने वाले के घर वालों को दे देगा। इस पर भी नहीं माने तो उनको धमकी देकर चुप करा देगा। सुनकर नीना जी अवसाद और सोच में डूब गई। बाबा जी का छोटा सा घर और बाहर एक मंदिर था। बाबा जी के सामने 15-20 लोगों की एक भीड़ थी। हर चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींची हुई थी। हाँ, कुछ चेहरों पर वो ज्यादा गहरी थी। नीना जी देख रही थी और सुन रही थी लोगों को। थोड़े दिनों पहले वो सोच रही थी भगवान उन्हीं के साथ अन्याय करता है, मगर यहाँ आकर पता चला यहाँ बैठे सब लोग भी उसी नाव में सवार हैं। एक महिला कह रही थी उसका बेटा 2 साल से गायब है। उस महिला का दर्द नीना जी अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो रो रही थी। 2 साल? नीना जी को तो अभी 5 ही दिन हुए हैं। 2 साल से वो इस पीड़ा में जी रही है। नीना जी को लगा जैसे वो रोती हुई औरत मोम की तरह पिघल कर उनके अंदर समाती जा रही हो। एक पल को वो और बिलखती हुई माँ जैसे एक हो गए हों। बाबा जी कह रहे थे, प्रार्थना कर, दुआ कर, दुआ में बहुत ताकत होती है। मैं तुझे कुछ उपाय बता दूंगा। अगर इससे भी काम नहीं बना तो ये तेरा प्रारब्ध है। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी और थोड़ी देर में वो और तेज हो गई थी। बाबा जी ने एक बंदे को इशारा किया। आकर उस बंदे ने बताया कि एक महिला और ऑटो ड्राइवर के बीच पैसों को लेकर बहस हो रही है। ऑटो वाला 20 रुपए मांग रहा है और महिला उसे 10 रुपए दे रही है। बाबा जी ने 10 रुपए देकर उस व्यक्ति को भेजा झगड़ा खत्म करने को। वो महिला अंदर आई और बाबा जी के चरण स्पर्श करके कहने लगी, कितनी लूट मचा रखी है इन लोगों ने। बाबा जी बोले, कैसी लूट? तेरे लिए 10 रुपए की कीमत है तो उसके लिए भी तो है। महिला अधेड़ उम्र की और स्थूल शरीर की थी। हाँ बाबा जी, हम जैसों के लिए तो 10 रुपए 1000 के बराबर होते हैं। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर मैं अस्पताल जाती हूँ। वहाँ सफाई करने का काम करती हूँ। 7000 में 3000 ठेकेदार रख लेता है। 10 रुपए बचाने के लिए ही इतना चलती हूँ। नीना जी सोच रही थी,
10 रुपए की बचत किसी के लिए क्या इतनी बड़ी बात है? वो खुद या उनके वर्ग के लोग शायद ही इस कड़वी हकीकत को समझ पाते हैं। एक दिन में 1000 भी खर्च हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को? क्या ये इनायत नहीं है हम पर ऊपर वाले की? सर के ऊपर छत और 2 रोटी के लिए ना सोचना पड़े, शायद यही इंसान के लिए सबसे बड़ा सुख होना चाहिए। अपने दुख कितने छोटे लगते हैं जब दूसरों को अपने से भी ज्यादा दीनहीन पाते हैं। कितनी विवशताएं और मजबूरियां होती हैं इंसान के जीवन में। कौन सुखी है इस संसार में? माया मोह कहकर साधारण प्राणी उनसे दूर कैसे हो सकता है? जीवन एक भटकाव ही तो है जहां कामनाओं के अंधेरे जंगल में सब भटक रहे हैं और इतना खोए हुए हैं कि एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं। हर किसी को लगता है कि बस वो ही अकेला परेशान है। मिसेस शर्मा समझ रही थी उनकी कैफियत। बाबा जी कुछ उपाय बता रहे थे और मिसेस शर्मा नोट कर रही थी एक पेपर पर। जब इंसान जीवन में इन अनचाहे मोड़ों से गुजरता है तो ईश्वर को खुद के कितना करीब पाता है, जैसे वो इशारे कर रहा हो, हमारी दृष्टि को और पैनी बना रहा हो, जैसे एक शिल्पी एक अनघड़ मूर्ति को छेनी से काट छाट कर एक आकार दे रहा हो। अब ये लोग घर पहुंचे ही थे कि गुप्ता जी के गेट पर पुलिस दिखाई दी। एक पुलिस वाला धीमे से कह रहा था, आप निश्चिंत रहिए गुप्ता जी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। मोहल्ले वालों ने बताया डिलीवरी वाले लड़के की मौत हो चुकी है, उसके सर में गहरी चोट आई थी। हे भगवान, ये रुलाने वाली घटनाएं आज ही क्यों सुनाई दे रही हैं? नीना जी का दिल रो दिया। घर आकर नीना जी के ऊपर थकान ने डेरा डाल दिया। थकान मानसिक ज्यादा थी। नीना जी इस घटना के बोझ से उबर नहीं पा रही थी। उस लड़के के माँ बाप का क्या हाल होगा? गंगा ने जवाब दिया, गुप्ता जी ने पैसे खिला दिए पुलिस को, क्या होना है? गरीब की कौन सुनता है? कंपनी कुछ देगी शायद, मिसेस शर्मा ने कहा। नहीं आंटी, नमिता ने कहा, ये लोग एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं, इसलिए लेबर रूल्स इन पर लागू नहीं होते हैं। 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये लोग। नीना जी को गुमसुम देखकर चारू जी ने हाथ से इशारा किया सबको चुप रहने के लिए। नमिता ने कहा, मम्मी जी आप आराम कर लीजिए। कहाँ आराम, कैसा आराम? नींद तो कोसों दूर जा चुकी है। फिर भी लेट जाए कहकर नमिता उनका हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले जाने लगी। बिस्तर पर लेटी हुई नीना जी सोच रही थी, पता नहीं आगे के जीवन में वो कभी सो पाएंगी या नहीं, जीवन कभी सामान्य हो पाएगा या नहीं। नहीं, शायद इस बार तो नहीं। अगर आयुष, वो प्रार्थना कर रही थी, नहीं नहीं, हे ईश्वर, कभी तो कुछ अच्छा किया होगा मैंने, उसी के नाते मुझे मेरा आयुष लौटा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अभी वो कुछ और सोचती कि कमरे में दूर एक कोने में काला सा धुआं उठने लगा। नीना जी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उस अंधेरे में अचानक से 3 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट होने लगी और रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। नीना जी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो धक धक उनके कानों में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। 3 में से एक आकृति उनकी ओर आ रही थी। कीचड़ में सनी हुई ये उस मजदूर की थी जो दम घुटने से मर गया था। तो क्या ये उसकी रूह है? दूसरी आकृति भी रेंगते हुए आई तो नीना जी पहचान गई। वो लहूलुहान डिलीवरी बॉय था। चेहरा खून से भीगा हुआ था। नीना जी को डर ने पत्थर बना दिया था। तीसरी आकृति आगे बढ़ी। वो नमक बनाने वाला मजदूर था और उसके पैर बदरंग और सूजे से थे। तीनों घिसटते हुए नीना जी के पास आ रहे थे। धूप में झुलसे हुए चेहरे, मैले कपड़े और मिट्टी से सने पैर और आंखों से टपकती दयनीयता। उनकी फटी आंखें मगर शून्य में देखती हुई, धूप में पका स्याह चेहरा जिस पर कोई भाव भंगिमा नहीं। संघर्षों की थकान और बेचारगी की बर्फ जमी थी उन चेहरों पर। रेंगती हुई ये आकृतियां नीना जी की तरफ आ रही थी, पास आ रही थी और पास आ भी नहीं पा रही थी।
एक बार को लगा जैसे ये आकृतियां नीना जी का गला दबा देंगी। नीना जी ने चिल्लाना चाहा मगर आवाज गले में फंस कर रह गई। वो तीनों पास और पास आ रहे थे। नीना जी का जिस्म पसीने से भीग चुका था। अचानक से किसी ने उनको जकड़ लिया और जोर जोर से आवाज आई, मम्मी जी, मम्मी जी। नमिता की आवाज थी। हड़बड़ाकर नीना जी उठकर बैठ गई। तो ये सब सपना था। वो फटी फटी आंखों से नमिता को देख रही थी। मम्मी जी, आयुष का पता चल गया है। आयुष सेफ है। इस समय वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है, चेकअप हो रहा है। कहते हुए आंखों में आंसू भरकर नमिता नीना जी से लिपट कर रोने लगी। नीना जी बुद्ध बनी थी। नमिता को महसूस हुआ नीना जी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मम्मी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हो गया है? नीना जी पत्थर की हो गई थी। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी भी वो सपना उनके जहन पर हावी था। मिसेस शर्मा कमरे में दाखिल हुई। नीना, स्वामी जी की बात सच हो गई। मैं ना कहती थी आयुष ठीक होगा। मगर नीना जी खाली निगाहों से उन सबको देख रही थी। शरीर से वो उन लोगों के सामने थी मगर दिमागी रूप से कहीं और थी। जैसे किसी का सिमटा हुआ बौना वजूद आसमान की विशालता में समा गया हो। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।